जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम भारतवर्ष के सबसे बड़े समस्याओं में से एक नक्सलवाद के बारे में बात करेंगे। अक्सर हम बात करते हैं आतंकवादियों के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन मैं आपको डेटा और प्रूफ के साथ में ये दिखाऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि नक्सलवाद भारतवर्ष में आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस वीडियो में हम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लोकल पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोबरा कमांडो और नक्सलाइट एरिया रेड कॉरिडोर सभी चीज को कवर करने वाले हैं। बड़े ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि जंगल से शुरू होने वाले ये नक्सलवाद किस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा बना और किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति हुई। इसका शुरुआत हुआ था 1960s के दशक में। उस वक्त पर भारतवर्ष में मजदूर और किसानों का हालत बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा था। बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, एडुकेशन नहीं था, पानी की सुविधा नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था उन जंगल वासियों के पास में। और उस वक्त पर उनको मदद करने वाला भी कोई नहीं था। सरकार में भी कोई उनका नहीं सुनता था, पुलिस भी उनकी नहीं सुनती थी, और जो लोकल पैसे वाले लोग थे उनका अत्याचार उनको सहना पड़ता था। आज का जो रेड कॉरिडोर है, वहां के जंगल में रहने वाले लोगों के पास से हक की जो कमाई है वो भी छीन लिया जाता था। उनको 12-12 घंटे काम करवाए जाते थे और पैसे के नाम पर उनको दिया जाता था 1 घंटे का पैसा। अगर आप आवाज उठाते हो तो आपको मारा जाता है, पीटा जाता है। इस तरीके के अत्याचार से परेशान होकर के ये पीड़ित लोग एक स्पेशल विचारधारा से प्रभावित होने लगे। उस विचारधारा का नाम था कम्युनिस्ट विचारधारा। कम्युनिस्ट विचारधारा ये कहता है कि हम इस देश में सभी समान हैं, यहाँ पर न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, हम सब समान हैं, हमें समान अधिकार चाहिए। इस कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर के ये पीड़ित लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था वेस्ट बंगाल से 1967 में 2 आदमी के हाथ पकड़कर। दोनों ही बंगाली थे और इन दोनों ने नक्सलवाद का शुरुआत किया था एक आंदोलन के तौर पर, एक क्रांति के तौर पर। उन दोनों का नाम था कानू सन्याल और चारू मजूमदार। उनके हाथ पकड़कर जो आंदोलन शुरू हुआ वो आंदोलन था सरकार के नाकामयाबी के खिलाफ, सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ और समानता के डिमांड पर उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। और देखते ही देखते ये आंदोलन पीड़ित लोगों को अपने ओर खींचने लगा और पूरा रेड कॉरिडोर धीरे धीरे नक्सलवाद के अंडर में आने लगा। इसीलिए आप अगर कभी भी नक्सलवाद को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये नक्सलवादी लोगों के हत्या करने के बाद, मासूम लोगों को मारने के बाद भी खुद को क्रांतिकारी और आंदोलनकारी समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ ये आंदोलन, ये नक्सलवाद धीरे धीरे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब एरियाज पर फैलने लगा। और जिन एरियाज पर नक्सलवादी चरम सीमा पर था, उन्हीं सब एरिया को रेड कॉरिडोर कहा जाता था। मैप पर आप देख सकते हैं इन एरियाज को कहा जाता था रेड कॉरिडोर। और यहाँ पर नक्सलवाद इतनी चरम सीमा पर इसलिए गई क्योंकि भारतवर्ष के इन्हीं एरियाज पर सबसे ज्यादा माइंस यानी कि खनिज सामान मिला करता था। इसीलिए इस एरिया पर पीड़ित लोग भी ज्यादा थे और नक्सलवाद भी ज्यादा था। शुरू से लेकर के अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको यह लग सकता है कि नक्सलवाद बड़ा ही नेक इरादे से शुरू किया गया था। कुछ हद तक यह बात सच भी है, लेकिन पूरी कहानी कुछ अलग है। कहानी तब बिगड़ जाती है जब यहाँ पर पॉलिटिक्स का एंट्री होता है। जंगल के भीतर रहने वाले वो पीड़ित लोग जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, उन सब लोगों को कुछ शहर में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग कंट्रोल करने लगे। और इन रेड कॉरिडोर के जंगलों में रहने वाले लोगों के हाथ में हथियार थमा करके उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे, अपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को सक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। वो एसी रूम में बैठ करके पूरे नक्सल एरियाज को कंट्रोल करने लगे और उनको ये सपना दिखाने लगे कि जब तक हम अपना सरकार नहीं बनाएंगे तब तक आपकी उन्नति हो ही नहीं सकती। वर्तमान जो सरकार है उनको गिराना बहुत जरूरी है और हम अपना कम्युनिस्ट सरकार बनाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी भारत पर बनी जो नक्सलवाद को हथियार बना करके खुद एसी रूम में बैठ करके नेतागिरी चमका करके अपनी जेब भर करके उन गांव और जंगल में रहने वाले लोगों को मैनिपुलेट करके उनका हक मार के अपना सरकार बनाने की कोशिश करते थे। जैसे ही ये बात पॉलिटिकल हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं को बाहर से सपोर्ट भी मिलने लगा, फंड्स भी मिलने लगे। इन फंड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया
बाहर से हथियार खरीदने के लिए और नक्सलवादियों को हथियार प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा भी जब भी सीआरपीएफ के साथ में नक्सलियों का मुठभेड़ होता था और सीआरपीएफ के जवानों को मारा जाता था, शहीद किया जाता था, तो उनके हथियार भी चुरा लिए जाते थे। लेकिन इनका मेन फंड आता था पार्टी से, पॉलिटिक्स से और बाहर के देशों से, कुछ उद्योगपतियों से, जिन्होंने ऐसा सोचा था कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है तो हमें फायदा होगा। जब पॉलिटिकल सपोर्ट नक्सलवादियों को मिलने लगा, बाहर के हथियार नक्सलवादियों को दिए जाने लगे, तब से नक्सलवाद चरम सीमा पर पहुंचने लगा। मैं आपको एक डेटा देता हूं। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि आतंकवाद से भी ज्यादा भयानक भारतवर्ष में नक्सलवाद है। उसका डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। सन 2009 से लेकर के सन 2019 तक का डेटा मैं आपको देता हूं। इस डेटा में आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि नक्सल के हमले में सिविलियंस का जो डेथ हुआ है इन 10 सालों में, वो है 2151 सिविलियन। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा जो सिविलियन का मौत हुआ है वो नंबर है 384 2191 से 384। जवानों की अगर हम बात करें तो नक्सली हमले में इस 10 साल में 1342 जवान हमारे शहीद हुए हैं। वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों के हाथ से 675 जवान शहीद हुए हैं। इन 10 साल में 2045 नक्सली हमले भारतवर्ष में हुए हैं। सर, नक्सलवाद भारतवर्ष में होने वाले एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन इन नक्सलवादियों का भी बुरा किस्मत और बुरी हालत में आपके सामने रखना चाहता हूं। कम्युनिस्ट विचारधारा के कुछ पार्टीज भी भारतवर्ष में बने और आप इंटरनेट उठा करके, डेटा उठा करके देख लीजिएगा, उन सब पार्टियों में 90% जो मंत्री और नेता बने वो ना तो जंगल में रहने वाले थे, वो ना तो पीड़ित थे और ना ही उन्होंने उस जंगल में रहने वाले पीड़ित लोगों की तरह कुछ झेला है। सर, नेता बनने वाले हमेशा सुविधाभोगी होते हैं जो बाहर एसी रूम में बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके आते हैं और इन नक्सलियों को मैनिपुलेट करके इनसे अपना काम निकलवाते हैं, इनसे अपना वोट निकलवाते हैं। नक्सलियों की अगर बात करें तो एक तो ये पढ़ा लिखा नहीं होता है, दूसरी चीज इनको मैनिपुलेट करना बहुत सरल होता है और इन नक्सलवादियों में से भी एक मुखिया को चुना जाता है और उनका कनेक्शन डायरेक्टली पॉलिटिक्स के साथ में होता है। तो पूरा एक चेन बनाया जाता है। नीचे जो लोग लड़ रहे हैं, सीआरपीएफ के साथ में मुठभेड़ में फंस रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऊपर बैठे हुए जो क्रीम लोग हैं वो सरकार बनाने की प्लान कर रहे हैं, वो गद्दी लेने की प्लान कर रहे हैं, वो अपने 2 BHK के घर को बंगलो बनाने की प्लान कर रहे हैं, अपना जेब भरने की प्लान कर रहे हैं। और ये नक्सली उनके भरोसे बैठ करके हाथ में हथियार और फटे कपड़े, भूखे पेट जंगल में भटक रहे हैं। यही सच्चाई है भारत के नक्सलियों की। तो यही वीडियो था सर। इस वीडियो में सीआरपीएफ, पॉलिटिक्स, नक्सल और रेड कॉरिडोर को बाकायदा कवर किया गया है। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।